वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा ही आपको पता ही होगा, कई लेक्चर मेरे पिछले पढ़ चुके हैं और मेरा लेक्चर कई दिनों से पेंडिंग भी चल रहा था। कई लोगों का, कई बच्चों का मैसेज भी आ रहा था, तो उनका रीज़न आपको पता ही होगा। जितने भी सारे काम हो रहे हैं एक ही मोबाइल से सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं और ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि सभी टीचरों का अपलोड करना, और भी बहुत सारे टीचर हैं सभी की वीडियो पढ़ रही है, तो इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट मिल रही होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। न्यूमेरिकल में हमको सेंट्रॉइड याद करना हो, परिकेंद्र याद करना हो। तो परिकेंद्र क्या याद करना, जैसे हमने कई पिछले लेक्चरों में बताया था किस तरह से किसी भी दो बॉडी जब आपस में जुड़ी होती हैं जो प्लेन, तब उनको किस तरह से सेंट्रॉइड निकाला जाता है, तब आप जानिए। अब अगर हम बात करें, जैसे अगर आपके पास इस तरह से एक एल कार्ड हो, यानी यहाँ देखिए आपका ये एक एल शेप दिख रहा है, और इस एल शेप का आपसे पूछ दे जरा बताइए उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, परिकेंद्र कहाँ होगा। तो हम परिकेंद्र की बात करें तो अब देखिए यहाँ पर दो कार्ड जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बारी बारी से यहाँ पर आपका दिख रहा है इस तरह से जो एल शेप आपको ये दिख रहा है, इस एल शेप में जो शेप आपको दिख रहा है वो आयतनुमा दिख रहा है। अगर इसको हम इस तरह से जोड़ दें या इस तरह से जोड़ दें तो एक आयत ये बन जाएगा, दूसरा आयत ये बन जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे, चाहे इस तरह से आप जो तोड़ के जोड़ दीजिए, चाहे इस तरह से आप जोड़ दीजिए, तो ये आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। हमने फिलहाल जो लिया है, हमने इस तरह से लाइनें खींच दी है, यानी हमने मान लिया ये आपका पहला आयत है, और इस तरह से हमने ये मान लिया आपका दूसरा आयत है, यानी पहला आयत और ये दूसरा आयत, यानी इन दो आयतों से मिलकर एक एल शेप बन रहा है। तो आपको मैंने बताया था, एक फार्मूला भी आपको याद कराया था कि अगर कभी कोई आयत अगर आपके पास होगा, अगर हम कह दें इस आयत की ये डिस्टेंस आपकी b है और ये h है, तो इसका जरा सेंट्रॉइड बताइए कितना होगा। तो आपको डायरेक्टली फार्मूला पता था कि अगर b और h होता है तो ये दूरी आपकी b/2 हो जाती है और ये दूरी h/2 हो जाती है। तो अब उसी तरह से अगर ये हम बोले आपका ये, आप जरा देखिए 40 mm का है और ये आपका 10 mm का है, हम माने कि यहाँ G1 इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है, होगा बीच में भी होगा, आपको पता भी है। तो अब बताइए अगर ये 40 है तो 40 का आधा आपको पता है, तो हमने यहाँ देखो क्या कर दिया, इन दो आयतों का मैंने नाम कर दिया जिससे आपको लगाने में सवाल आसानी हो जाए। तो हमने पहले को माना आयत ABCD, तो आपको ABCD, तो आप इस ABCD का देखिए हमने x1 ले लिया पहला, तो 40/2 आया कितना 20, यानी यहां से कितना दूर जाना पड़ेगा 20 mm। हमने बताया था 20 mm क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब x और y से चली जाने वाली दूरियां जो थी वही लिखा जाता है। तो हमने x1 निकाल लिया, अब उसकी बात करते हैं y1 की। तो ये जो y1 है, तो ये आपको पता होगा कि x आपकी जो प्लेन होता है, x जो लाइन होती है, x को एक्सिस मानते हैं, x ऊपर जाने वाली डिस्टेंस y वाली कहलाती है। तो आपको पता है ये 10 है, तो आपको पता अगर ये h होगा तो इसकी जो दूरी होगी वो h/2, तो यानी 10 का ये आधा कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 5 mm। तो आपको पता होगा x1 y1 निकालने के बाद जो प्लेन आपका होता है, अगर आपको सेंट्रॉइड दोनों आपस में जुड़े हैं दो प्लेन, तो उनका निकालने के लिए बारी बारी से जितने भी भाग आपने बनाए हैं उनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं ये ABCD, पहले को मैंने माना, तो अब आयत ABCD का जो एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ABCD, तो आपने देखा, यानी आपको पता है b × h, यानी 40×10, तो जब 40×10 की आपका आया कितना 400 mm स्क्वायर। तो इस तरह से आपने पहले का निकाल दिया। अब बात करते हैं दूसरा। तो अब अगर हम दूसरे आयत की बात करें तो हमने यहाँ नाम दिया D, ये आपका G, ये आपका F और ये आपका E। तो अब इस तरह से आपको पता ही होगा, अगर कोई भी वस्तु होगा इस तरह से हो, अब अगर आपको पता है ये B और ये H, ये तो पता ही होगा, ये दूरी आपकी b/2, ये दूरी आपका h/2, यानी इसका जो सेंट्रॉइड G2 होगा आपका, अगर हम बात करें इस केवल DGFE के लिए, तो आपको पता होगा कि यहां से जो इसकी दूरी होगी, ये आयत जहां तक है वहां तक की हम बात कर रहे हैं, केवल यहां तक, यहां नहीं, इसको नहीं अभी ऐड करेंगे, पहले इसकी बात समझते हैं। तो अब ये टोटल आपका था 120, जब आपने यहां से 10 घटा दिया, तो अब ये जो डिस्टेंस आपकी बच गई है टोटल 110। तो अब आपको पता है इसका आधा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55। तो यानी यहां से यहाँ y1 आपका जो आपका y2 अब जो हो जाएगा। अब जरा देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है 10 + 110/2, ऐसा क्यों हमने किया,
अब आपको पता होगा हम जो भी डिस्टेंस अगर कभी नापते हैं तो हमेशा ऑरिजिन से लेकर के चलते हैं, मूल बिंदु से लेकर चलते हैं। हमने पिछले सवालों में आपको समझाया भी था, अगर बाई द वे कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है, अगर हम बोले ये आपका 10 है, ये 20 है, तो आप तो सेंट्रॉइड निकाल दोगे कि ये जो दूरी आपकी होगी 5 होगी और ये जो दूरी होगी आपकी 10 होगी। लेकिन हम जब भी लेके चलेंगे तो ये देखेंगे कि इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है और ये यहाँ से वहां तक कितना, इसको भी इसमें जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि ये कितना दूर आपका सेंट्रॉइड इस रेक्टेंगुलर प्लेन का है। तो उसीलिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखिए आपको ये एक्स एक्सिस दिख रहा है और यहाँ पे आपको वाई एक्सिस दिख रहा है। अब आपको यही ऑरिजिन हो जाएगा अगर देखा जाए तो। अब आपको ये दूरी चलनी है ये टोटल, तो अब जब ऊपर चलेंगे जी यहाँ तक तो आपको पता है ये दूरी पहले से कितना है 10, यानी 10 में जब 55 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 65, यानी ये y2 की दूरी हो गई। अब बात करते हैं x2 की, बात करते हैं, इसको आपने जब दूसरा प्लेन माना है तो आपको पता है जो y एक्सिस है, जरा देखिए उसी y एक्सिस से ये चिपक करके उसी से पास में है, तो वो तो दूर है नहीं, तो उसमें तो कुछ डिस्टेंस जोड़ी नहीं होगी, तो बस आप देखिए 10 है तो 10 का ये आधा कितना हो जाएगा आपका 5। तो हमने जरा देखो x2 बराबर आपने कितना निकाल लिया 5। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, पहले ABCD का आपने x1 y1 निकाला, अब आपने फिर DGFE का x2 y2 निकाला, फिर आपको पता परिकेंद्र अगर निकालना तो इसका भी एरिया चाहिए, तो अब A2 चाहिए, अब इसका भी हमको एरिया चाहिए तो A2 निकालना होगा। तो आपको पता होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेन का एरिया होता है। तो अब आप जरा देखिए ये आपका कितना है 10, और अब आपका DGFE जो है आपका कितना, तो 110 है। अब जरा देखें यही 110 से गुणा करेंगे 11 से स्क्वायर हो जाएगा। अब जान लीजिए गलतियां कहाँ करते हैं लोग, गलतियां ज्यादातर बच्चों की यही होती है, ये जो डिस्टेंस आपकी होती है डायरेक्टली लोग ये लिख देते हैं कि 55 और ये लिख देते हैं 5। ये जो डिस्टेंस जो इतना ऊपर है उसी डिस्टेंस को हर कोई मैक्सिमम देखा जाता, अगर ना बच्चों को हिंट किया जाए तो वो भूल जाते हैं और यही दूरी उसमें जोड़ते नहीं है, और यही ना जोड़ने के कारण आपका सवाल का आंसर क्या आने लगता है, गलत आने लगता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको पता होगा ऑनलाइन तो किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कल अगर क्लास में आदमी होता है तो किसी तरह से कई सारे सवाल लगा करके बच्चों का पूरा तैयार करा दिया जाता है। फिलहाल इस आपको ऑनलाइन से केवल 1 से 2 सवाल, बाकी जितने भी डाउट आपको है मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर भी डाल दिया हूं। आप अपने क्वेश्चन का फोटो खींचिए और मेरे पास भेजिए। अगली बार आपको अगर हम इस लेसन का लेकर के आएंगे तो जितने भी सवाल आपके बचे रहेंगे उन सभी सवालों को लगा करके आपको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आपने क्या कर दिया, ABCD और DGFE का निकाल लिया। अब निकालने के बाद आपको बताया गया था कि फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको पता होगा बार x बराबर A1 x1 प्लस A2 x2 A1 प्लस A2। तो अब आपको बारी बारी से इन सभी का मान A1 आपको पता है 400 दिया, x1 आपको पता है 20 दिया, A2 आपको पता है 1100 है, x2 आपको पता है 5 है। अब आप A1 प्लस x कर दिया, जब इनको सॉल्व करेंगे तो x बार x बराबर कितना आ गया 9 mm। तो इसी तरह से आपको सिमिलरली आपको पता ही होगा कि बार y जब निकालेंगे तो A1 y1 प्लस A2 y2 A1 प्लस A2। अब जब बार y आपने निकाला बाकी सभी मानों को आप यहीं से उठा करके रख दीजिए, और रखने के बाद जब कैलकुलेट आप करोगे तो बार y बराबर आपका 49 mm आ गया। यानी कहने का मतलब ये है जो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आया आपका वो 9 mm और 49 mm, यानी 9 और 49। इसका ये मतलब होता है 9 mm का। अगर आप जानना चाह रहे हो तो इनका मतलब जरा समझिए, आखिर इतनी दूरी पर जाकर के आपको क्या मिलेगा, सेंट्रॉइड, यानी वह बिंदु मिलेगा जहां पर इस बॉडी का वह बिंदु मिलेगा जहां पर उसका समस्त भार कह सकते हो या कह सकते हो कि उसी बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होगा। तो जरा चेक करते हैं कितनी दूरी पर होगा। आप जरा देखो x कह रहा 9 mm, तो आपको पता है ये कितना है 10, तो 10 का मतलब ये है कि यही पास में यही कहीं होगा ये, यानी अगर हम 9 mm की बात करें तो यही 9 mm यहाँ तक गया ये। अब इसके बाद जरा 49 mm आपको बार बार जाना है, यानी यहां से आपको 49 mm जब आप ऊपर बढ़ोगे, मान लीजिए यहीं पर कहीं ना कहीं आएगा, तो यही जो बिंदु आपका होगा इसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड पॉइंट। यानी यही ऐसा बिंदु है जहां पर ये बॉडी क्या करेगी, बॉडी का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाएगा, और उसी बिंदु से ये बॉडी जो आपकी होगी वो संतुलन की अवस्था में होगी। इस तरह से आपने क्या कर दिया, इस सवालों को आपने लगा दिया। चलिए अब अगला सवाल देखें। अगर आपके पास L काट के बाद कोई T काट आ जाए और T काट आने के बाद इसमें आपको X और Y एक्सिस ना दिया जाए कि कहाँ पे आपको रखना है,
जब ऐसे सवाल आ जाए जिसमें आपको एक्स और वाई एक्सिस मानने के लिए ना दिया जाए, मतलब आप जहां चाहे वहां मान के रख लें। जैसे पिछले सवालों में अगर आप देखना चाहें तो पिछले सवालों में देखिए, जैसे पिछले सवालों में मैंने एल काट आपको लगवाया था, तो एल में मैंने बताया था कि अगर वाई एक्सिस यहाँ हो और एक्स एक्सिस यहाँ हो। अब इन सवालों में देखो हमने y एकदम बीचों बीच में मान लिया और x हमने सबसे नीचे मान लिया। ऐसा क्यों? हमने आपको पिछले लेक्चर में एक टॉपिक बताया था सिमेट्रिकल के बारे में, सममितीय के बारे में। सममितीय होता क्या चीज है? तो सममिति का लेक्चर अगर आज इनको देखना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, लिंक में ओपन करके आप इस सिमेट्रिकल टॉपिक को समझ लीजिएगा। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा हिंट करते हैं सिमेट्रिकल। देखो सिमेट्रिकल आपका किस तरह से होगा, ये आपको अगर कोई भी फिगर दे दे, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक दो फिगर हम आपको लेके चलते हैं। जैसे आपको मैंने बताया अगर ये टी काट है, तो टी काट आपको दिख रहा होगा कि सिमेट्रिकल किस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो इसीलिए हमने वाई को बीचों बीच में मान लिया, क्योंकि जब बीचों बीच में वाई एक्सिस रखोगे तभी वो दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा। लेकिन x की अगर हम बात करें तो अगर x को लाइन कहीं भी खींचो तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, दो भागों में बराबर नहीं बट पाएगा। तो उसी तरह से अगर बाई द वे आपके पास कोई c काट लो, तो आप c काट की अगर हम बात करें तो क्या ये आपका y एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा? नहीं, वो किस पर हो सकता है? वो x एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा। अब देखिए सिमेट्रिकल का फायदा क्या होता है। सिमेट्रिकल आप अगर किसी x या y एक्सिस पे अगर कर दिया जाए या ऐसा फिगर मिल जाता है तो इसमें आपको बार x बार y किसी एक का मान 0 हो जाता है। अब 0 कैसे होता है, अब ये आपको समझना है। अब जरा जानिए 0 आपका कैसे होगा। आपका 0 जो होता है, थोड़ा एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा मैं एक सवाल और लेके चलता हूं। जैसे अगर आपके पास इस तरह का कोई फिगर एक आयत है, हम आपको केवल y एक्सिस पे समझा रहे हैं, ये दोनों पे सिमेट्रिकल होगा क्योंकि सवाल y टॉपिक का, इसलिए y पे समझा रहे हैं। हमने कहा अगर y एक्सिस को यहां मान लिया जाए, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, और x को हम यहां मान ले, हम बार बार कह रहे हैं ये x और y दोनों पे सिमेट्रिकल है, पर हम समझाने के लिए x को नीचे मान रहे हैं। अब जरा बताइए अगर हम कह दें कि ये आपकी दूरी जो आपका है ये 20 mm का है और ये दूरी हम कह दें 40 mm का है, तो आपको आयत का सेंट्रॉइड पता होता है कि कहां पर होता है। आपको पता होगा अगर 20 होगा तो 20 का आधा होता है 10। तो जब ये लाइनें आपने खींच दिया तो जाहिर सी बात ये दो बराबर भागों में क्या हो गए, बट गए। अब अगर हम 40 की बात करें तो 40 का कितना हो जाएगा, 20 mm ऊपर जाने के बाद, यानी यहीं पर आपको जी मिलेगा। अब आप बताइए जब आपने y एक्सिस इस तरह से खींच दिया है तब आप केवल इस g के पास जाने के लिए केवल आप y पर दूरी चल रहे हो, x पर कोई दूर नहीं जा रहे हो। यानी कि जब तक आप y से आगे पीछे नहीं जाओगे तब तक वो x की दूरी कहलाएगी नहीं। आपका जो आपने जो लिया है वो y एक्सिस, वो इसके कहां ले लिया, सेंट्रॉइड केंद्र पर ले लिया है। इसीलिए यहां पर आप कह सकते हो कि बार x बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर हम बार y देखें तो y कितना ऊपर जा रहा है, 20। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, 20। तो यानी कि अगर y x पर कोई भी सिमेट्रिकल अगर आपको काट मिल जाए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि बार x बराबर आपका 0। आप खुद देखिए y से जब हम आगे चलते हैं या पीछे चलते तब वो x की दूरी कहलाती, और हम क्यों चलेंगे जब हमारा जीवन आपका यहीं पे मिल रहा, सेंट्रॉइड आपको यहाँ मिल रहा है। हम सेंट्रॉइड पाने के लिए तो x पर इतना दूर चल रहे थे। तो इसी तरह से आपने क्या कर दिया, बार y के बारे में समझ लिया। अब उसी तरह से अगर एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा सवाल अगर हम ले लें, अगर आपके पास एक और फिगर हम सेम वही बनाते हैं और इसको इस बार x पर सिमेट्रिकल करते हैं, तब जरा देखिए अगर y अगर इसको x को अगर हम बीचों बीच इसके मान लें और y को हम कहीं भी मान सकते हैं, हम y को यहां मान लें। इस बार हम समझा रहे हैं केवल x पर सिमेट्रिकल होगा तो बार y कैसे 0 होगा। अब ये कई लोग कमेंट में ये मत लिखिए लगेगा कि दोनों पे सिमेट्रिकल, हमको भी पता है ये दोनों पे सिमेट्रिकल होगा, x और y एक्सिस पे दोनों पर, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए हम आपको ऐसा कर रहे हैं। अब बताइए अगर हम कह दें कि ये दूरी 40 है, ये दूरी 30 है, तो आपको पता होगा अगर आपका ये x है और ये आपका x डैश है। तो अब जरा चलते हैं, आपको जरा देखिए ये x से आप कितना दूर जाओगे। आपको पता है अगर 40 है तो 40 का आधा कितना होगा, 20। और आपको पता है ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक 15 होगी, यहाँ से यहाँ तक 15 होगी, आपको पता है। तो अब जरा देखिए हमने जो लिया है ये g आपने जो लिया है, आपने y एक्सिस तो लिया, अब x एक्सिस लिया। अब बताइए x से आप कितना दूर जा रहे हो g के लिए, आप कितना जा रहे हो, 20। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं बार x बराबर कितना, 20। अब अगर हम बात करें बार y, जरा बताइए
y पर आप कितना दूर g के लिए चल रहे हो, जब हमारा g यहीं पर है तो हम क्यों ऊपर नीचे चलेंगे। तो इस तरह से बार y बराबर आपका कितना हो गया 0। तो इस तरह से आप सिमेट्रिकल के बारे में समझने, अगर आप अभी भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। एक बार हम कोशिश करेंगे अगला एक लेक्चर और इस पर बनाने सिमेट्रिकल बारे में थोड़ा और आपका क्लियर हो जाए। फिलहाल इस सवाल की बात करते हैं, अब इस सवाल को लगाते हैं। अब आपको जाहिर सी बात पता है ये किस पर सिमेट्रिकल होगा, y पे, तो बार x का मान 0। तो इस तरह से आपने देखो आधा सवाल आपका सॉल्व हो गया, यानी जब y पर सिमेट्रिकल है तो आपका बार x बराबर कितना हो गया 0। अब हमें केवल निकालना क्या है, केवल बार y का मान निकालना है और इस तरह से हमारे सवाल लग जाएंगे। तो फार्मूला कितना बनेगा, a1 y1 a2 y2, क्या a3 y3 भी होगा, हाँ होता अगर इसमें 3 आयत बने होते तब। यहाँ फिलहाल कितने आयत है, a b c d पहला आयत और दूसरा e f g h, तो 2 आयत है, इसीलिए a1 y1 a2 और y2 लेके चलेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे a1 प्लस a2। अब इस तरह से आपको क्या करना है, a1 का मान निकालना है, a2 का मान निकालना है, फिर y1 का मान निकालना है, y2 का मान निकालना है, फिर a1 a2 तो आपको पता होगा और दोनों का मान यहाँ पर रखने के बाद सॉल्व कर देंगे। इस तरह से बार y का मान निकल जाएगा। फिलहाल हम आपको इसको लगा करके दिखा देते हैं। अब जरा चलते हैं, हम निकाल करके आपको लगा करके इस सवाल को दिखाते हैं। चलते हैं, अब जरा बताइए कि a1 का अगर हमको मान निकालना है तो a1, आपने a1 किसी को भी मान लेना है, बाय द हमने इसको a1 माना और इसको हमने a2 माना। तो अब बताइए a1 जो होगा उसका जो एरिया होगा वो 10 गुणे कितना हो जाएगा 80। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 800 mm स्क्वायर, 8 डायमेंशन इन mm। अब जरा चलते हैं, अब इसके बाद x1 निकालते हैं। क्या x1 की हमको कोई जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि बार x का मान 0 हो गया, तो x1 की कोई जरूरत नहीं है, उसे लगाना ही नहीं है। अब इसे चलते हैं y1 निकालते हैं। y1 आप जरा देखिए, अब आपको पता है ये दूरी कितनी है 80, तो आप बताइए कितना हो जाएगा आपका 40, यानी कि 80/2 और ये आपका कितना हो गया 40। अब उसी तरह से अब निकालेंगे क्या, a2 का मान निकालेंगे। अब बताइए a2 आपका कितना है, ये 40 और ये 10, तो जब इस तरह से करेंगे तो 40 गुणे कितना हो गया 10 बराबर आपका हो जाएगा 400 mm स्क्वायर। अब निकालेंगे हम x2 क्या निकालेंगे, नहीं, क्योंकि बार x 0 और 0 किस वजह से हुआ, क्योंकि वो क्या है y एक्सिस में सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल होने से हमारा क्या होता है x का मान 0 हो जाएगा। तो अब y2 अब निकालेंगे, तो जरा y2 चलते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा हमारा x से जो ऊपर जाने वाली दूरी होगी वही y की होगी। तो आप पहले जरा निकालिए ये 10, इस आयत का जरा निकालिए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। हमने y यहाँ 5 लिखा, क्या ये सही होगा, नहीं, हमने बताया था कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा ऑरिजिन से मेंशन आप लेके चलेंगे। तो आप बताइए टोटल ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है 80, तो प्लस इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 85। अब इस तरह से आपने a1 y1 का मान निकाल लिया और ये आपका होमवर्क है। आप बताइएगा इन सभी मानों को रख करके बार y का मान आप कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखिएगा। बाकी नेक्स्ट